नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हमारी ऑल एग्जाम हरियाणा पुलिस है या फिर आरपीएफ है या फिर कह सकते हो दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़, एनी मैनी जो भी एग्जाम, उसकी तीसरी क्लास है। हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी का अध्ययन करते हैं इस क्लास में। ठीक है, डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है। तो मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। 2 क्लासेज हमारी हो चुकी है। उसके बाद में रीजनिंग हमारी कोडिंग डिकोडिंग है और हिंदी में भाषा का टॉपिक है। इसकी हमने 2 क्लासेस का अध्ययन कर लिया है। जो साथी नियमित रूप से जुड़ना चाहता है तो 9 बजे हमारी क्लास होती है। आज सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले फिलहाल बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। बोधमास सभी को पता है, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि भाई मैथ हमारा कमजोर है, मैथ की वजह से। और क्योंकि हर एग्जाम जो भी क्रैक होता है, जो फाइट होता है, वो हमेशा मैथ से होता है, मैथ रीजनिंग से। अब दिल्ली पुलिस में मात्र 15 नंबर का मैथ आता है, चंडीगढ़ पुलिस में, लेकिन वो ही 15 नंबर मायने रखते हैं, क्योंकि जिक्के में तो किसी का एक गलत हो गया, किसी का वो ठीक हो गया, तो इस तरह से वो स्कोरिंग जो है वो लगभग इक्वल से होती है। लेकिन मैथ क्या है कि मैथ और रीजनिंग मेजर सब्जेक्ट होते हैं हर एग्जाम के। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ मानी का होता है, डी का मतलब डिवीजन भाग होता है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा होता है, एडिशन जमा होता है और सब्सट्रैक्शन माइनस होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बेसिक टू कंप्लीट की तरफ चलते हैं। हम कोई चीज बेसिक से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट तक जाते हैं। तो लगभग ये जो क्लासेज हैं इनमें आपको भाई विश्वास तो बढ़ाना बहुत समय लगेगा। तुम्हारा जो विश्वास जीतना है उसके लिए तो समय लगेगा, लेकिन ये मैं बताता हूं कि लगभग 25 साल से लगातार मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये जीतना तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यदि आप मन करके और ये जो क्लासें हैं ये आप पढ़ेंगे, इनकी तैयारी करेंगे, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शायद आप सीजीएल का जो एग्जाम होता है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें भी इन क्लासों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या एनी वैनी जो भी सब्जेक्ट क्षेत्र के जो भी एग्जाम होते हैं, वेरियस प्रकार की जितनी भी भर्तियां होती हैं, तो वो आपकी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई। देखो ये होता है, एक होता है रेखा कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद होता है, ये होता है छोटा कोष्ठक, और फिर होता है मंझला कोष्ठक, मंझला बोलते हैं इसको, और फिर बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। तो कोष्ठक से रिलेटेड, ब्रैकेट से मतलब क्वेश्चन सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, उसके बाद जमा गुणा भाग का जो मैटर है वो तो बाद का है। 9 माइनस 8 गुणा 7 जमा 5 माइनस 3 गुणा 5 माइनस, ठीक है, बड़ी से बड़ी रकम लिख देता हूं। उसके बाद में यहां में लगा देता हूं ब्रैकेट 9 प्लस 7 माइनस 3। अब मैंने ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन पूरा ब्रैकेट का चारों ये ले लिए निशान, कोष्ठक के जो भी सिंबल थे चारों ले लिए। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सोल्व करेंगे, ये नहीं देखेंगे। देखो हमने 8वीं 7वीं छठी में पढ़ा है, कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर के निशान बदल गए, ऐसे इस तरह के हमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है, केवल हमें 20 सेकंड में आंसर देना है। अब रेखा कोष्ठक जब आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 बच गए, रेखा कोष्ठक सोल्व हो गया। अब छोटा कोष्ठक 9 और 4 13, ये सोल्व हो गया छोटा कोष्ठक 13। अब मंझला कोष्ठक पहले गुणा और घटा में पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। 5 तिया 15 में 13 घटाओगे 2 बचेगा, ये भी सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। उसके बाद में बड़ा कोष्ठक सोल्व करेंगे, 8 7 56,
56 और 5 कितने हो गए 61, 61 में 2 घटाएंगे। अब जमा जमा जोड़ना है तुम्हें। अब एक बात और बताता हूं यहाँ कि क्या होता है कि दोनों यदि जमा के हैं, सेम निशान हमेशा जोड़ते हैं, निशान सेम ही रहता है, चाहे वो माइनस के हो और चाहे वो प्लस के हो। यदि एक माइनस का है और एक प्लस का है तो हमेशा घटाओगे और बड़ी रकम के साथ जो निशान होगा वो निशान आएगा। एक जैसे निशान हमेशा जुड़ेंगे, निशान सेम रहेगा। और यदि विपरीत निशान है तो घटाएंगे और निशान क्या आएगा, जो बड़ी रकम के साथ है वो निशान आएगा। एक कई बार जो गलती होती है वो गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि 3 भाग में 15 जमा 5 माइनस 3 और गुणा 2, जैसे इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ यानी कि का है नहीं, का मतलब गुणा होता है। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे। अब कई बार तो 15 भाग में 3 आ जाता है, कई बार 3 भाग में 15 आ जाता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भाग का मतलब है कि पहली संख्या में दूसरी का भाग देना, ठीक है। जब 3 में 15 का भाग देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। कई बार जल्दबाजी में हम 5 लिख देते हैं। 5 कब होता है, जब 15 भाग में 3 होता है तो ही 5 होता है ये, और हम गलती से इसको भी 5 ही कर देते हैं, तो वहाँ वो सवाल, वो क्वेश्चन, वो नंबर हमारा कट जाता है। जमा 5 माइनस भाग के बाद में गुणा सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि जमा 5 माइनस 6 माइनस का 1 बच गया, या सभी का एलसीएम साथ ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो जल्दबाजी में। 5 पंजू 25 और 15 से 90, इनको जोड़ोगे 28, 28 तो हो गया जमा का, माइनस का हो गया 90। विपरीत निशान मैंने बताया था हमेशा घटेंगे, और हमेशा घटेंगे तो जैसे जो 62 आएगा ये माइनस का आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये आ गया माइनस 62/15। मोटी बात ये बताना चाहता हूँ कि भाग का मतलब पहली संख्या में दूसरी का भाग देना है, और ये आपको पूरा मैथ रीजनिंग केवल बोधमास पे रिलेटेड है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन आ गया कि 9 गुणा 9 का 9 जमा 9 भाग में 9 घटा 9। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, इसमें शाही नहीं है मार्कर में, ठीक है, इसमें डाल दीजिए इसमें। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे का, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट, वो ब्रैकेट के बाद का सोल्व करेंगे। 9 गुणा 9 9 81 जमा का के मतलब भाग, 9 में 9 का भाग देंगे 1, फिर उसके बाद गुणा करेंगे 81 9 729, और उसके बाद हम जोड़ेंगे 729 730, और सबसे लास्ट में घटाएंगे 721। मोटी बात यह है कि पूरा जो मैथ रीजनिंग है वो केवल रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, यदि जमा का अर्थ घटा, घटा का है गुणा, तो वो निशान पहले चेंज करेंगे और फिर ये तरीका ये अप्लाई करेंगे बोधमास वाला। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो कि 1 जमा 1 बटा 1 जमा 1 बटा 2 जमा 1 बटा 3 जमा 1, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जो नीचे संख्या होती है यहाँ से सोल्व करते हैं, और 1 सही 1 बटा 2 और 1 जमा 1 बटा 2 दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2, ये हो गया 7 बटा 2, ये 2 यहाँ गुणा में चला जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब 7 दूनी 14 और 2 16 बटे 7, 7 यहाँ गुणा में गया, 16 एकम 16 और 7 23 बटा 16, 23 अपॉन 16 ऊपर गया, 23 एकम 23 और 16 39 और बटे 23, तो ये इसका आंसर है। तो नीचे से सोल्व करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सही बटा खोलते रहेंगे, ठीक है। कई बार है जब नया बच्चा तैयारी करता है, अब तुम्हें ये समझ में आ गया, लेकिन जब तक तुम हाथ नहीं चलाओगे तो वहाँ एग्जाम में जब इसको सोल्व करोगे तो इसमें 2 मिनट खराब करोगे। तो आजकल का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें प्रैक्टिस, समय बचाना सबसे मेन है। अब एक क्वेश्चन दे रखे हैं 48 भाग में 6 का 1 बटा 3 और जमा 2 बटा 3 और गुणा 1 सही 1 बटा 2। सबसे पहले तो हम सही बटा खोल लेंगे, ठीक है। सही बटा क्या खोल लेंगे,
समय खराब ना करके पहले भाग सोल्व करेंगे। 48 में 6 का भाग देंगे 8, का मतलब होता है गुणा, जमा 2/3 और गुणा 3/2। अब ये गुणा सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 48 भाग में 6 का 1/3। अच्छा सॉरी, पहले का सोल्व करेंगे, पहले करेंगे का सोल्व, भाग से पहले का सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 48 भाग में 2 और भाई जमा 2/3 और गुणा 3/2। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1 और ये आ गया 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। पहले का दे रखा है यहाँ, ये का सोल्व करेंगे। पहले का, पहले ब्रैकेट का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। एक इसमें जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जैसे मैं कहूँ कि 125 सही 2/7 जमा 135 सही 3/7 और जमा 250 सही 4/7। इस तरह का जब जोड़ आता है, देखो तो हमने सीखा है कि इसका सही बटा खोल ले, एलसीएम लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। लेकिन ये जो एक सही 1/2 और 1 जमा 1/2 दोनों बराबर होते हैं, तो ये जो सही होता है ये जमा में होता है। तो सबसे जो पहला काम है कि इसको जोड़ो, 125, 135 और 250। इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 1 और 510। तो ये तो जमा हो गया, किसके जमा हो गया ये? 2/7, 3/7 और 4/7। 7 आ गया एलसीएम। अब देखो, अब यहाँ ये ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें। ये क्यों नहीं मिलेगा? कि दो भिन्न होती है, एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। देखो उचित भिन्न में क्या होता है, भिन्न क्या होती है, ये भिन्न होती है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जब अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन का मतलब अंश बटा हर। तो उचित भिन्न यदि 4/5 में कहता हूं ये उचित भिन्न है, यदि 5/4 कहता हूं ये अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित है? कि अंश बड़ा है, अभी 5 में 4 का भाग दे सकते हैं, 1 से बड़ा 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ 4 में 5 का भाग देंगे 0.8 आएगा। तो ये जो अंश यदि छोटा है तो ये उचित भिन्न है, अंश यदि बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है। तो यहाँ 9/7 अनुचित भिन्न है, तो इसको उचित बनाने के लिए 9 में 7 का भाग लेना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 2/7। ये 2/7 उचित भिन्न हो गई, तो 1 जमा में है इसके, और पहले ऑलरेडी 510 जमा में है, तो दोनों को जोड़ोगे 511 सही 2/7। इसका ऑप्शन ये हमें मिलेगा। उल्टी बात यह है कि माइनस है तो माइनस करो, इन ये यहाँ माइनस है, इन दोनों को जोड़ो ये घटा दो, यहाँ माइनस है, इन दोनों को जोड़ो ये घटा दो, तीनों प्लस के हैं, तीनों जोड़ के। और भिन्न यदि उचित है तो दैट इज आंसर, और यदि अनुचित है तो इसको पहले हम उचित में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही इसको हम ऑप्शन में चूज करेंगे। अब तुम्हें कमेंट्स करना है, एक क्वेश्चन देता हूं और निकालना है ये कन्फर्म का 1/5। ये पिछली बार जो अभी जस्ट दिल्ली पुलिस का एग्जाम और ज्वाइन हो चुकी है उसमें ये क्वेश्चन था। ये तुम्हें क्वेश्चन इस बोधमास के तरीके से निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग है, तो सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम, देखो वर्णमाला क्रम, एक तो हमारी जो लिपि है देवनागरी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, अंग्रेजी की जो लिपि रोमन है वो भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो जो अल्फाबेट है हम लिखते हैं जब भी एग्जाम देंगे, CDEFGHIJKL, तुम्हें यहाँ M तक लिखना है,
NOPQRSTUVWXYZ। तो इसमें ये फायदा होगा कि ये पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला पार्ट है, इसमें छोटे छोटे 3-4 पार्ट हैं। तो एक तो इससे ये फायदा होगा, जब हम एग्जाम देते हैं तो यहाँ इसको इस कंडीशन में लिखेंगे, M तक 13 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में, टोटल 26 जो वर्ण होते हैं। यहाँ M के नीचे N लिखोगे, Z तक चलोगे, तो अब इसमें क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद कर लेना, किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग 27 होता है। कैसे? H हमें पता है 8वें स्थान पर है, दोनों का योग हमेशा 27 होता है, तो ये S 19 पे आएगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अगर ऐसे इस कंडीशन में अल्फाबेट को लिखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि M तक तो तुम्हें याद है, 13 तक तो, और ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल 27 में से घटाओगे। कैसे? F 6 पर है तो U 21 पे होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होना है? 27 होना है। ठीक है। जैसे K है 11 पे है तो P 16 पे हो गया, तो ये जोड़ 27 हो गया। अब यदि मैं कहूं कि भाई अल्फाबेट के हिसाब से क्रम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि M के बाद क्या हो गया? NOPQRSTUVWXYZ। ये Z है, ये दायां होता है और ये होता है बायां, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी जो हमारी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अच्छा, बायां दायां कोई सिलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड हमारे मुख के हिसाब से, इन फ्रंट ऑफ माउथ, जिस साइड में हमारा मुंह होता है उस हिसाब से दाएं बाएं होता है। अब मैं ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, ये दायां होता है, ये बायां, राइट साइड दाईं और लेफ्ट साइड बाईं। ऐसे बैठा हूँ, एग्जाम पता नहीं कौन से डायरेक्शन में हम बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो केवल सामने जो हमारा मुख है, सामने हमेशा उत्तर दिशा होती है और ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। हमेशा मुख के सामने हम नॉर्थ जो है डायरेक्शन मान लेंगे, उत्तर दिशा मान लेंगे, और राइट साइड में हमेशा पूर्व दिशा होती है, दाईं साइड में हमेशा पूर्व दिशा होती है। जिस भी डायरेक्शन में हमारा मुंह है उसके अकॉर्डिंग दायां बायां हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है, वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा है? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन सेम बना दूं मैं, वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? एक ये बना दिया मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया कि वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? ये थोड़ा सा हटके बना दिया मैंने। ठीक है, इसी का यदि मैं चौथा क्वेश्चन कहूं कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा 5वां अक्षर कौन सा है? तो ये चारों क्वेश्चन मैंने अलग अलग बना दिए, क्योंकि इस टॉपिक में वर्णमाला क्रम में ये 4 प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको आप मात्र 20 या 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जब भी दाएं बाएं का क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला पे आता है तो राइट साइड दाईं साइड हो गई और लेफ्ट साइड बाईं साइड हो गई। यदि शुरू में दाएं है और उसके बाद में बाएं है तो तुम्हें जोड़ना है, शुरू में बाएं है बाद में दाएं है तो भी जोड़ना है। यदि दोनों दाएं दाएं हैं तो घटाना है, और यदि दोनों बाएं बाएं हैं तो घटाना है। ठीक है, दाएं और बाएं हमेशा जोड़ेंगे, यानी कि विपरीत जोड़ेंगे, सेम घटाएंगे। शुरू में दाएं है तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ही तुम्हें प्रारंभ करना है,
वही तुम्हारा आंसर रहेगा। यदि शुरू में बाएं है तो बाएं से ही प्रारंभ करेंगे और वो तुम्हारा आंसर रहेगा। दोनों दाएं हैं तो दाएं से प्रारंभ करेंगे, दोनों बाएं हैं तो बाएं से प्रारंभ करेंगे। अब सुनो, पहला क्वेश्चन है दाएं से 7वां और बाएं से छठा, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13वां अक्षर हमारा आंसर है। और शुरू में यदि दायां है तो दाएं से 13वां लेना है, शुरू में यदि बायां है। अब दूसरा क्वेश्चन है बाएं से 8 है और दाएं से 5 है तो भी जोड़ेंगे, 13वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। यहाँ दोनों दाएं दाएं हैं, ये भी दाएं ये दाएं, तो घटाएंगे, 8 में 5 घटाओगे तो तीसरा जो अक्षर है वो हमारा आंसर रहेगा। यहाँ 10वां, यहाँ 5वां, तो 5वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। तो मोटी बात यह है एक जैसे घटाने हैं, अलग अलग जोड़ने हैं। अब यहां जोड़ दिया तुमने, दाएं और बाएं जोड़ दिया, 7 और 6 13 हो गया। ठीक है, 7 और 6 13 हो गया, 13वां अक्षर हमारा आंसर है। पर दाएं से चले या बाएं से? स्टार्टिंग में यदि दाएं है तो दाएं से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां एन हमारा आंसर है। मोटी बात यह है विपरीत को जोड़ना है और सेम को घटाना है। ठीक है, और जब स्टार्टिंग में है भाई दोनों सेम है, दाएं दाएं है तो दाएं से चलेंगे, दोनों बाएं बाएं तो बाएं से चलेंगे। इनमें थोड़ा ध्यान रखना है, शुरू में दाएं है तो दाएं से चलना है, शुरू में बाएं है तो बाएं से चलना है। तो आज का जो रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला क्रम में ये 4 क्वेश्चन हैं जो 4 प्रकार के ही बनते हैं, ये आपको तैयार करने हैं। और तैयार क्या करने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। भाषा में हमारी भाषा हो गई थी एक टॉपिक हो गया था लिपि का। आज हम क्वेश्चन करेंगे कि भारत में बोलियां जो होती हैं, कई प्रकार की बोलियां हैं, बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। देखो, जो भारत में बोलियां हैं हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उसके बाद आती है पहाड़ी, कुमाऊनी, राजस्थानी, हाड़ौती, और कह सकते हो गई बिहारी, मगही, मैथिली। तो इस तरह से 5 भागों में बांटा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में बोलियों से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपके सारे कंफ्यूजन मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट दूर करता हूँ। सबसे पहले जो भाग है वो है पश्चिमी हिंदी का। सबसे पहले तो पश्चिमी हिंदी में बांटा गया, 5 वर्ग हैं। फिर उसके बाद में है पूर्वी हिंदी है, फिर उसके बाद में है राजस्थानी है, ठीक है, फिर उसके बाद में है पहाड़ी है, और फिर उसके बाद में जो है वो बिहारी है। ठीक है, ये 5 वर्ग। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? हरियाणवी आती है, हमारी हरियाणवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी, ठीक है, ब्रजभाषा, उसके बाद में आती है कोरवी बोलते हैं जिसको, खड़ी बोली, उसके बाद आती है खड़ी बोली, फिर उसके बाद में हरियाणवी ब्रजभाषा, फिर आती है बुंदेली, फिर आती है कन्नौजी। तो ये जो 5 बोलियां हैं ये सारी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई निम्न में से पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो हमें इनमें से बताना है। हरियाणवी जो है इसको बांगरू कहते हैं। बांगरू, हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू, और बांगरू का अर्थ होता है ऊंची भूमि। बांगरू का अर्थ होता है ऊंची भूमि, ठीक है। उसके बाद ब्रज जो भाषा है, सबसे यदि पूछा जाए सबसे समृद्ध बोली कौन सी है, तो समृद्ध बोली आपको बताना है यह है ब्रजभाषा। खड़ी बोली को कोरवी कहते हैं, कोरवी खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यदि प्रथम कवि पूछते हैं, प्रथम कवि खड़ी बोली का, तो तुम्हें कहना है यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम कवि है। अब अमीर खुसरो पे हमें साहित्य में नहीं जाना। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो की रचनाएं खुसरो की पहेलियां, तुगलकनामा, फारसी का जनक अमीर खुसरो, संगीत का जनक अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो एकमात्र कवि है जिसने 8 राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया है, जिसने बलवन से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक 8 राजाओं के लगातार संरक्षण में रहा है अमीर खुसरो। ठीक है, तो हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, ऊंची भूमि इसका अर्थ होता है। हरियाणवी का यदि प्रथम कवि पूछा जाए तो गरीबदास था। अगर हरियाणवी का हरियाणा जीके में काम आ जाए तुम्हारे, हरियाणा जो हरियाणवी बोली है उसका प्रथम कवि गरीबदास है। ठीक है, और भाई ब्रजभाषा बता दिया, समृद्ध बोली। पूर्वी हिंदी जो है एक तो हो गई अवधी, ये देखो एक तो होता है अवधि और एक होता है अवधि। तो ये अवधि तो भाषा हो गई, और अवधि होता है समय, अवधि बघेली। ठीक है, एक होता है छत्तीसगढ़ी। तो ये क्या हो गई, इसकी 3 बोलियां हो गई। राजस्थान की हो गई हाड़ौती, हाड़ौती का ती बढ़ाएगा, हाड़ौती, हाड़ौती। ये हाड़ौती एक वो है मालवी, मेवाती। ठीक है, हाड़ौती कोटा और बूंदी की भाषा है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी ये भी राजस्थानी है। तो ये राजस्थान की बोलियां हो गई। पहाड़ी की एक तो हो गई कुमाऊनी, कुमाऊनी हो गई पहाड़ी की। एक हो गई गढ़वाली, एक खुद पहाड़ी। बिहारी की हो गई मगही, एक हो गई मैथिली, और एक हो गई भोजपुरी। ठीक है, अब ये जो बोलियां हैं, देखो अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम है जो जुलाई 1 में आएगा, ये पेपर कैंसिल हो गया। उसका क्वेश्चन मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन तो पूछ रखा है कि भाई निम्न में से पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। एक ये अपभ्रंश जो बोलियां हैं उनसे इनका विकास हुआ है, जैसे शोर सैनी है, मागधी है। तो ये पूछा गया था कि जो बिहारी है, जो बिहारी जो बोली है, इसका जो विकास है वो किससे हुआ है। तो ये हुआ है, ये आया था, आप चेक कर सकते हो अगर मैं गलत बोलता हूं, मागधी शोर सैनी से। ये क्वेश्चन आया था बिहार इसमें यूपी पुलिस में, आप आज ही चेक कर लेना। बिहार मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में जो आए हुए हैं वो मैं लगभग आपको टॉपिक वाइज बताता रहूंगा। ये अभी यूपी पुलिस में आया था, और ये अभी हम सोल्व भी करेंगे पूरे पेपर को, यूपी पुलिस वाले को। मैंने दिल्ली है जो आज अपडेट बनाई है, उसमें 20 टाइप बनाए हैं, 20 प्रकार की भर्तियां बनाई हैं। दिल्ली शाम को एक भर्ती का पीछे का आया हुआ एग्जाम 4 बजे शाम को लाइव हम सोल्व करेंगे। तो ये कल सोल्व करेंगे, जब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। पूर्वी जो हिंदी है वो है अर्धमागधी, ये अर्धमागधी से हुआ इसका विकास। और जो ये है इसके सब के आगे अपभ्रंश लग रहा है, अपभ्रंश है। जो मध्यकालीन जो हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी है, उनके बीच की जो कड़ी है, संधिकालीन जो भाषा है, संधिकालीन भाषा बोलते हैं। संधि का मतलब जोड़, ट्रेटी। तो अपभ्रंश इसके आगे, सभी इसके आगे मागधी शोर सैनी अपभ्रंश लिखा होगा, और इसके आगे शोर सैनी अपभ्रंश है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी का शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की बोलियां 5 भागों में बांट करके, डिवाइड करके, और इसमें पूछा जाएगा फलाने जो वर्ग है उसकी बोली कौन सी नहीं है, या इनमें से कौन सी बोली भिन्न है या अलग है। तो जो साथी रेगुलर सुबह 9 बजे क्लास लेना चाहता है, सुबह एक अपडेट आती है, 9 बजे एक लाइव क्लास आती है, तीनों सब्जेक्ट की। क्लास छोटी होती है लेकिन उसमें हम छोड़ते कुछ नहीं है। और शाम 4 बजे लगभग एक एग्जाम सोल्व करेंगे, जून तक, जितनी जून की छुट्टियां हैं। उसके बाद तो छुट्टी वाले दिन ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्लास परमानेंट रहेगी आपकी 9 बजे डेली रेगुलर, जब तक हरियाणा पुलिस का और सभी एग्जाम जब तक नहीं हो जाते, जब तक 3 से 4 महीने छोटी छोटी क्लासें होंगी, जो पढ़ने में भी आपको सुविधाजनक होंगी और आप पढ़ सकते हैं। यदि क्लास सही है और आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।